बिहार के तमाम शिक्षकों, सामाजिक कार्यकर्ताओं, राजनीति में योगदान रखने वाले, राजनीति में योगदान देने वाले सक्रिय गणों के साथ साथ सभी छात्रों को भी एक बार पुनः मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। जैसे आप देख रहे हैं कि पिछले कुछ दिनों से यहाँ हम मौलाना आजाद की कहानी को लेकर अलग अलग सीरीज में हम आप लोगों के बीच में उपस्थित करने के प्रयास कर रहे हैं। और इस सीरीज के माध्यम से जैसे आज हम देख रहे हैं कि आज 5वीं सीरीज में हम मौलाना आजाद से संबंधित खिलाफत आंदोलन से संबंधित बातों को समझेंगे और इसके साथ साथ गांधी जी के साथ मौलाना आजाद की मुलाकात जो होती है वह किस उद्देश्य से होती है और किस प्रकार से होती है, इन बातों पे हम थोड़ा सा आपका नजर इधर घुमाने का प्रयास करेंगे। और इस 5वीं सीरीज में हम प्रयास करेंगे क्योंकि हम सभी शिक्षकों को यह बात, पूरे छात्रों को, समाज के लोगों को यह बताने की जरूरत है, सामाजिक एकता, एक रूपता को बनाए रखने की जरूरत है। और इस जरूरत के लिए हर जो व्यक्ति हैं जो राष्ट्र के प्रति अपने समर्पण की भूमिका निभाए हैं, सभी की समर्पण की बातों को समझना हम सबका दायित्व बनता है और एक दूसरे के बीच में इस बातों को फैलाने का दायित्व बनता है। तो हम सभी शिक्षकों को बिहार शिक्षा परियोजना परिषद के माध्यम से यह एक ड्यूटी दिया गया है, एक तरह का हम लोग का यह कर्तव्य है कि अपने मौलाना आजाद जी के कहानियों को अपने विद्यालय के बच्चों तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। और मैं आप लोगों के बीच में चाह रहा हूं कि इसे मौखिक रूप से पहुंचाने का प्रयास करूं। और इसके साथ जैसे हम देखेंगे कि इसमें खिलाफत आंदोलन की बातें जो है, खिलाफत आंदोलन की बातों में खासकर आप यहाँ जिक्र करेंगे कि 1920 ईस्वी की बात, तो 1920 ईस्वी में आरंभ होने वाली जो खिलाफत आंदोलन था, यह खिलाफत आंदोलन मौलाना आजाद के जीवन के लिए एक महत्वपूर्ण मोड़ के रूप में माना जा सकता है कि उनके जीवन का एक महत्वपूर्ण मोड़ था। और इस मोड़ पर इसी के साथ उनका जो सामाजिक गतिविधियां थी, वह सामाजिक गतिविधियां एक तरह से निर्णायक योगदान के रूप में माना जाता है कि वह निर्णायक योगदान यहाँ पे शुरू होता है। खासकर आप प्रथम विश्व युद्ध की स्थिति को देखेंगे कि प्रथम विश्व युद्ध की स्थिति अर्थात प्रथम विश्व युद्ध का जो काल था वो 1914 से लेकर 1918 ईस्वी के बीच में था, अर्थात शुरुआती दौर 1914 और अंत हुआ 1918 में। तो जैसे ही वह 1918 में समाप्त हुआ तो उसके बाद पेरिस में एक शांति सम्मेलन हुआ और उस शांति सम्मेलन जो पेरिस में हुआ वो 1919 ईस्वी में किया गया। उस शांति सम्मेलन में ऑटोमन साम्राज्य जो थे, ऑटोमन साम्राज्य के ऑटोमन सुल्तान, उस ऑटोमन सुल्तान के जो खलीफा थे, उस खलीफा के साथ अन्यायपूर्ण और अपमानजनक व्यवहार किया गया। और ऐसे अपमानजनक व्यवहार किया गया, इससे भारतीय मुसलमान में एक तरह से बिल्कुल आक्रोश व्याप्त था। और इतना आक्रोश था कि खलीफा के प्रति समर्थन जुटाने और उसके साथ साथ हम देखेंगे कि उनके साथ साथ उचित व्यवहार की मांग करने के लिए खिलाफत आंदोलन भारत में आरंभ किया गया। और इस खिलाफत आंदोलन के साथ जैसे आपके यह कॉम्पिटिटिव अर्थात उन बच्चों के लिए जो अभी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, यह खिलाफत आंदोलन पढ़ना उनके सिलेबस का एक हिस्सा बनता है। और इस तरह से खिलाफत आंदोलन का आरंभ हुआ और इस आंदोलन का नेतृत्व आप जानते हैं कि मौलाना आजाद, मौलाना मोहम्मद अली जिन्ना जो थे वही कर रहे थे। मौलाना मोहम्मद अली जिन्ना और उनके भाई जो थे मौलाना शौकत अली खिलाफत आंदोलन का जो नेतृत्व कर रहे थे। यहाँ पे दो व्यक्तियों का नाम आप देखेंगे, दो महान पुरुषों का नाम देखेंगे और ये दो महान पुरुष जो हैं इसका नेतृत्व करता है मौलाना यहाँ मोहम्मद अली और इसके साथ साथ उनके भाई जो थे मौलाना शौकत अली। यही दो व्यक्ति कर रहे थे। मौलाना आजाद भी इसके एक प्रमुख युवा नेता के रूप में थे। खिलाफत आंदोलन का देश के रूप में अगर हम देखें तो देश में एक तरह से अलग प्रभाव था और एक अलग प्रभाव भी पड़ा। बिहार भी इस आंदोलन का एक महत्वपूर्ण केंद्र के रूप में जाना गया था। और जनसभा के रूप में, जैसे जनसभा हो रही थी तो जनसभा के रूप में, जुलूस के रूप में ऐसे जो खिलाफत की बात है यानी खलीफा के साथ अभद्र व्यवहार का यह विरोध जताया गया। जो ऑटोमन खलीफा थे उनके साथ जो अभद्र व्यवहार किया गया था उसका विरोध इसमें भी जताया गया। और गांधी जी ने भी इस आंदोलन को एक तरह से कहा जाए तो उन्होंने नैतिक समर्थन देने का कोशिश किया था और नैतिक समर्थन पूरे तरह से दिया भी था। और 1920 ईस्वी में
आप कानपुर की दशा को देखेंगे कि कानपुर में जो आयोजित खिलाफत अधिवेशन था उसमें गांधी जी भी शामिल हुए थे। और गांधी जी इस खिलाफत आंदोलन में, खिलाफत जो आंदोलन था इसमें गांधी जी 1920 में कानपुर के आयोजन में या अधिवेशन में जब शामिल हुए थे तो खिलाफत आंदोलन के माध्यम से हिंदू मुस्लिम के बीच में एक तरह से एकता के रूप में एकजुट होने का काफी बेहतर बल मिला था। और आप इसका परिणाम यहाँ पे पाएंगे कि इसके पहले की जो घटनाएं हैं 1857 ईस्वी के आंदोलन के बाद पहली बार जब 1857 ईस्वी का आंदोलन हुआ था, जिसे हम सिपाही विद्रोह भी कह सकते हैं या हम ऐसे भी कहते हैं कि भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के रूप में भी कहते हैं, जिसमें अब बहुत बड़े बड़े योद्धाओं का नाम आप जानते हैं, वीरांगनाओं के नाम जानते हैं, जैसे झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का भी नाम इसमें जिक्र में आता है। तो ऐसे बातों में 1857 की स्थिति में जो हमारे देश का स्थिति था, जिसमें सभी लोग एकजुट होकर, हिंदू मुस्लिम या सभी कौम के लोग एक साथ इकट्ठा होकर और जिस तरह से विरोध किए थे अंग्रेजों का, तो उसके बाद की यह दशा जो थी उसके बाद यही देखने के लिए मिला था खिलाफत आंदोलन के समय में कि सभी एकजुट हुए थे। गांधी जी और मौलाना आजाद दोनों को ही, अगर हम कहें कि दोनों का ही पूरा विश्वास था कि हिंदू मुस्लिम एकता ही अंग्रेजों के खिलाफ देश की लड़ाई को, यानी देश की जो लड़ाई है, इस लड़ाई को मजबूत बनाने में सक्रिय भूमिका निभा सकता है। अगर यह आपसी एकता नहीं रहेगी तो देश की लड़ाई लड़ना बिल्कुल मुश्किल होगा, क्योंकि अंग्रेजों की जो एक नीति रही है, फूट डालो और शासन करो, इस नीति को विफल करना ही यह खिलाफत आंदोलन का भी अपना एक लक्ष्य बना हुआ था। और फूट डालो और शासन करो नीति का विफलता जो थी वह भारत के और भी लड़ाइयां हो रही थी, और उन लड़ाइयों के साथ साथ यह खिलाफत आंदोलन फूट डालो और शासन करो की नीति को बिल्कुल विफल कर दिया। इसके बाद की स्थिति को आप समझेंगे कि 1921 में देखेंगे गांधी जी ने असहयोग आंदोलन का जब आह्वान किया था पूरे देश में, तो आजाद इसमें पूरी तरह से अपने अंदर के आंतरिक हृदय से, अर्थात हम यह कह सकते हैं कि तन मन्यता से वे जुड़ने का भी काम किए। इसके साथ ही उनका एक तरह से अटूट विश्वास था कि गांधी जी के वे एक तरह बहुत करीबी बन गए, गांधी जी के वे साथ रहने लगे, गांधी जी के करीबी बन गए। इसलिए यह खिलाफत आंदोलन है। खिलाफत आंदोलन के महत्व का एक कारण यह भी माना जाता है कि इसी के साथ गांधी जी जो थे, आजाद गांधी जी के क्या बन गए, तो एक अनुयायी बन गए, यानी गांधी जी के बातों को समझने लगे, गांधी जी के आदेशों का पालन करने लगे। गांधी जी देश के प्रति जो आह्वान करते थे उस आह्वान के पीछे यह भी पूरे तनमन ढंग से वे साथ देने लगे, अर्थात वे गांधी जी के अनुयायी बन गए। एक तरह से यह संजोग की बात था, यह संजोग ही था कि असहयोग एवं खिलाफत आंदोलन का अंत भी एक ही साथ हो गया। यह बहुत बड़ी एक तरह से संयोग ही कहा जा सकता है कि असहयोग भी एक साथ खत्म हुआ और खिलाफत भी एक साथ खत्म हुआ, तो दोनों ये आंदोलन था एक साथ ही खत्म हुआ। लेकिन गांधी जी ने 1922 ईस्वी में असहयोग आंदोलन स्थगित किया। दूसरी तरफ और तुर्की में आप देखेंगे कि तुर्की में जब कमाल पाशा ने सत्ता ग्रहण कर लिया था, तो कमाल पाशा ने जब सत्ता ग्रहण किया और धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत को यहाँ तुर्की जो था अपनाने का काम किया, तो स्वतः खलीफा और जो वहां के खिलाफत आंदोलन के महत्व भी बिल्कुल समाप्त हो गया। और खासकर फिर भी हम कह सकते हैं कि दोनों आंदोलन ने हिंदू मुस्लिम एकता का यहाँ आधार स्तंभ मजबूत करने का भरसक प्रयास किया। पुनः अगले बिंदुओं पे अगर हम विचार करते हैं कि खिलाफत आंदोलन की बातें अभी तक हमने देखा, इसके बाद हम देखेंगे गांधी जी और मौलाना आजाद के संदर्भ में कुछ महत्वपूर्ण बातें। तो जैसे आप देखेंगे कि 1919 ईस्वी में जो 1919 ईस्वी का वर्ष था वह विश्व एवं भारत के इतिहास का सबसे एक महत्वपूर्ण वर्ष के रूप में माना जा सकता है, क्योंकि 1919 का वर्ष भारत के लिए ही नहीं पूरे विश्व के लिए ऐतिहासिक था। इसी वर्ष गांधी जी ने रॉलेट एक्ट के खिलाफ सत्याग्रह आरंभ भी किया था। रॉलेट एक्ट है क्या, इसके बारे में भी दो चार शब्दों में हम समझ लेते हैं। इसे हम काला कानून कहते हैं। काला कानून इसलिए कहते हैं क्योंकि अंग्रेजों द्वारा एक तरह का एक ऐसा नीति लाया गया था, जो नीति का मुख्य उद्देश्य था कि किसी व्यक्ति को शक के आधार पर बिना कुछ कहे हुए, बिना कुछ सुने हुए भी उसे उठाकर अंदर जेल के अंदर रख देने की यह एक नियम था, जो
बिल्कुल एक तरह कहा जाए तो मानवता के हित में नहीं था, मानवाधिकार के बिल्कुल अलग था। इसी का विरोध करने के लिए जैसे आप देखेंगे कि 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को एक भारत में महत्वपूर्ण घटना घटी। जैसे मैंने अभी बताया कि न सिर्फ भारत के लिए बल्कि पूरे विश्व के लिए एक बहुत बड़ी घटना के रूप में माना जाता है कि जनरल डायर ने जो पंजाब के एक जगह था, उस जगह पे सभी भारतीय जो थे, भारतीय वहां शांति सभा कर रहे थे और उस शांति सभा में जनरल डायर ने क्या किया कि गोली मारने का आदेश दे दिया। अर्थात रॉलेट एक्ट काला कानून भी कहलाता है, जो मैंने अभी बताया, क्योंकि इसके द्वारा जो राष्ट्रवादी के दमन के लिए एक कठोर कानून की व्यवस्था यह थी। जो राष्ट्रवादी विचारधारा रखते थे वैसे विचारों के लिए एक तरह से दमन की बातें थी, जिसे अदालत में चुनौती भी नहीं दी जा सकती थी। यानी किसी तरह के बिना चुनौती दिए हुए अंग्रेजों के इस नियम का हमें उल्लंघन भी नहीं करना था। इसमें न तो कोई वकील की बात होती थी, न किसी अपील की बात होती थी, न किसी दलील की बात होती थी। अर्थात इसमें अपील, दलील और वकील इन किसी भी बातों की गुंजाइश ही नहीं होती थी। खासकर इसी सत्याग्रह के क्रम में हम देखेंगे कि इसी सत्याग्रह के क्रम में जो जालियावाला जगह, मैंने अभी इसका जिक्र किया था कि जो पंजाब के अमृतसर में जालियावाला जगह जो है, जालियावाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को घटित हुआ। जनरल डायर के कहने के जो आदेश दिया था जनरल डायर ने, उस निहत्थी जनता पे इसी के विरोध में शांति प्रदर्शन हो रहा था, शांति सभा हो रहा था। उस शांति सभा में गोली मारने का आदेश दे दिया गया और इस क्रूरतापूर्ण एक तरह का व्यवहार कहा जा सकता है। और इस व्यवस्था में गोली मारने की जो व्यवस्था थी, लगभग 1000 लोग मारे गए थे और 1500 से अधिक लोग घायल हुए थे। अर्थात ये आंकड़ा जो है, यह हम लोगों के पुस्तक के आंकड़े हैं। इस संख्याएं बढ़ भी सकती है या संख्याओं को कुछ इधर से उधर किया गया हो। इसके साथ आप देखेंगे फिर भी हमें ये याद रखने वाली बातें हैं कि 1000 के लोग में मारे गए थे और 1000 की संख्या में लोग क्या हुए थे, यानी 1500 की संख्या में लोग वहां घायल हुए थे। इसके बाद भी सरकारी दमन चक्र हमेशा के लिए चलता ही रहा। सारा देश विचलित हो गया, तिलमिला गया। सभी नेतागण जो जहां थे वहीं से विचलित हो गए। सरकार की दमनकारी नीतियां जो थी, ऐसे नीतियों के विरोध में गांधी जी ने अपने एक अंग्रेजों की जो सरकारी पदवी मिली हुई थी, कैसरे हिंद की पदवी, इस पदवी को उन्होंने, अर्थात गांधी जी ने कैसरे हिंद और रविंद्रनाथ ठाकुर ने एक सर की उपाधि जो मिला हुआ था, इस सर की उपाधि को त्याग दिया। अंग्रेजों को वापस इस पदवी को कर दिया गया। गांधी जी के प्रति आजाद के मन में एक तरह से बहुत बड़ी श्रद्धा के रूप में देखी जा सकती है कि बहुत बड़ी श्रद्धा थी। और 1908 में जब आजाद के पिता की मृत्यु हुई थी, तो उस मृत्यु के दौरान गांधी जी ने स्वयं तार भेजकर अपना शोक जताने का काम भी किया था और उनसे सहानुभूति के रूप में जो सहानुभूति होना चाहिए वह सहानुभूति भी प्रकट किया था। और 1918 ईस्वी के समय में हम पाएंगे कि जब आजाद को रांची में ही नजरबंद कर दिया गया, तो आजाद को रांची में नजरबंद किया गया, तो वहां गांधी जी चंपारण सत्याग्रह के क्रम में वहां गांधी जी जो थे चंपारण सत्याग्रह के क्रम में, अर्थात उन्होंने आजाद से मिलने का प्रयास किया, लेकिन उसी क्रम में कहा जाता है कि उन्हें मिलने की अनुमति अंग्रेजों के द्वारा नहीं दी गई। 1920 में सबसे पहले दोनों पहली बार मिले और यहां से एक नया संबंध इन लोगों के बीच में आरंभ हुआ। और गांधी जी के व्यक्तित्व और विचारों की बात अगर हम समझते हैं तो इनके विचारों का जो गांधी जी का विचार था, यह आजाद पर बहुत ही गहराई से पड़ा और यह जीवन भर उनके अंदर गांधी जी के विचार जीवन भर के लिए बना रहा और आजाद जो थे गांधी जी के अनुयायी के रूप में काम करते रहे। अब इसके बाद हम पुनः अगले सीरीज में आजाद की कुछ बातों को हम लेके आएंगे। आज के लिए बस इतना ही। इसके साथ आप सभी को एक बार पुनः धन्यवाद। फिर मिलेंगे अगले सीरीज के साथ।